गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम आनंद फ्रॉम सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी कैसे आया, इंडिपेंडेंस कैसे मिला साउथ अफ्रीका को, नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री, ये सब पढ़ लिए थे। ठीक है, रफली वो कवर किए थे, काफ़ी डिटेल में था नहीं, एक्सटेंसिव। तो इस चैप्टर का जो हार्ट है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो अब स्टार्ट हो रहा है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें संविधान की ज़रूरत होती क्यों है। ठीक है, जानते हो बच्चों, हमारे भारत में ना ऑलमोस्ट अप्रोक्स 50% पीपल ऐसे हैं जिनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन पता ही नहीं है, जिनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन पता ही नहीं है, समझे ना। जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, वो चाहे अंडरस्टैंडिंग में हो, पॉलिटिकल कंडीशन का अंडरस्टैंडिंग हो, या किसी भी जगह पर ओपिनियन रखने की हो। अगर हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स देता है, ठीक है, तो वो एक ड्यूटी भी हम लोगों का साथ इनुमरेट करता है, साथ में देता है, बट हम लोग उस ड्यूटी का कभी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जस्ट ओनली वी थिंक अबाउट आवर राइट्स, और राइट्स भी ऐसा जो कि दूसरे का राइट्स वायोलेट करे, है ना। तो चलो आगे ये सब डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉर एनी कंट्री, कोई भी अगर किसी देश का सिटीजन है तो देयर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जाने। तो जस्ट इट्स आवर टाइम, हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, द साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज अ गुड way to understand why we need a constitution and what do constitution do. The oppressor and the oppressed in this new democracy was planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. They hid their fears. They wanted to safeguard their interest. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. The white minority was keen to protect its privileges and property. After long negotiation, both parties agreed to compromise. The whites agreed to the principle of majority and rule, that the one person one vote. They also agreed accept some basic rights for the poor and the workers. The blacks agreed that majority rule would not be absolute. Absolute rule वो नहीं करेगा, ठीक है, उसमें भी लोग मिले हुए रहेंगे। They agreed that the majority would not take away the property of the white minorities. This compromise was not easy. How was this compromise going to be implemented? ये वाकई में इतना सारा कॉम्प्रोमाइज आसान है नहीं, और इतना आसानी से जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उतने आसान से ये कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन अर्लियर एरा white was ruling black, and now black are negotiating with white to form the new constitution with equality, liberty. So typical तो हो गई। तो आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता। Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken further? The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game by everyone would abide by. The rules lay down how the rulers are to be chosen in future. These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the rights of a citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these. This set of basic rule is called constitution. This set of basic rules is called a constitution. अब तुम लोग सोचोगे सर तो एक लाइन में सिर्फ इंग्लिश पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझा नहीं रहे हैं। देखो, इसलिए हम पूरा ये पैराग्राफ खत्म कर दिए कि अब मैं सिर्फ लेक्चर दूंगा अभी तक जो पढ़ा हूं, तो अब ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, पिछले क्लास में जैसे डिस्कस किए
साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट का गेम चल रहा था। वाइट पहले डोमिनेट कर रहा था ब्लैक को, फिर ब्लैक रिवोल्ट करके वाइट से चेंज कर लिया पावर, ठीक है। अब ब्लैक जो आ गया पावर में, ठीक है, तो ब्लैक अपना कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा, तो ब्लैक जो था वो काफी काइंड हार्टेड था, है ना। तो वो क्या किया, वाइट के साथ रिवेंज नहीं लिया। तो ब्लैक क्या बोला कि ब्लैक एंड व्हाइट बोथ विल लिव टुगेदर इन दिस सोसाइटी विथ हार्मोनी एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी एंड हार्मोनी के साथ हम लोग एक ही सोसाइटी में रहेंगे, है ना, दोनों कोई मिलके। तो व्हाइट वहां पर पहले से रूल कर रहा था ना, तो उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी था, ये सब वगैरह था, ठीक है। तो व्हाइट को डर था कहीं ब्लैक ना ले ले, लेकिन ब्लैक जो था वो व्हाइट को एश्योर करवाया कि आपका प्रॉपर्टी नहीं लिया जाएगा। तो फिर बीच में पावर का हो गया कि कौन किस तरह इलेक्ट करेगा, ठीक है। अब एक जगह रहोगे तो सिर्फ ओरली बोलने से तो चलेगा नहीं कि ओरली बोल दिए भरवल और काम हो गया, नहीं, रिटर्न चाहिए, क्योंकि कंट्री लेवल की बात है। तो जब रिटर्न की बात हुई तब बेसिक लॉ बनाया गया, बेसिक रूल, है ना। यहां पर लाइन अंडर हम किए थे, दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स बनाया गया, ठीक है, जिसमें कि एग्रीड हुआ कि दीज रूल विल बी सुप्रीम, कि दीज रूल विल बी सुप्रीम। जो रूल हम लोग अभी फॉर्म कर रहे हैं वो रूल सुप्रीम होगा, चाहे वो ब्लैक हो या व्हाइट हो, दोनों कोई इसी चीज को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसी तरह बेसिक रूल बना एक दोनों के बीच का कंट्री लेवल पे। तो जो बेसिक सेट ऑफ रूल है वो क्या कहलाया, वो कहलाया कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक सेट ऑफ रूल्स ओवर नेशन लेवल, डेट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल वर्ड में भी बता रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत तरह से तुम डिफाइन कर सकते हो, अभी बस एक ये व्यू दिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अभी और भी व्यू आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही ऐसा नहीं हुआ, और भी जो कंट्री थे, कॉलोनी थे, वो लोग फ्री हुए तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ना, सारे लोग बना रहे थे। एवरी कंट्री हैज diverse groups of people. Their relationship may not have been as bad as that between the white and black in South Africa. But all over the world, people have differences of opinion and interests, whether democratic or not. Most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to government. Any association needs to have its constitution. देखो बात समझो, यहां पर लिखता है एक लाइन कि साउथ अफ्रीका जिस समय आजाद हुआ उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग कंट्री आजाद हुए, ठीक है, दे बिकम फ्री फ्रॉम कॉलोनीज। तो उनका ये डिस्कशन था कि क्या उन्हें डेमोक्रेटिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ये। और उसके बाद जो ये बेसिक सेट ऑफ लॉ का बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं है, बल्कि अगर उस कंट्री में कोई एसोसिएशन भी बन रहा है, मतलब संस्था बन रहा है, तो उसमें भी इस तरह का सेट ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो एसोसिएशन हमारे अगल बगल कोई भी एसोसिएशन ले लो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना डिसिप्लिन होता है ना, रूल एंड रेगुलेशन होता है, व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डू नॉट हैव टू डू, इस तरह का रूल एंड रेगुलेशन होता है, लिखा हुआ रहता है ना, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो रूल एंड रेगुलेशन बना हुआ रहता। तो इस रूल एंड रेगुलेशन को अगर नेशन के लेवल पर लाएं, नेशन लेवल मतलब नेशनल लेवल, है ना, देश के स्तर पर लाएं, राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर रखेंगे तो उसको बोलेंगे नॉर्म्स है, डिसिप्लिन है, ये सब वर्ड से डिनोट कर देंगे, है ना। फिर पढ़ते हैं, इट कुड बी अ क्लब ऑफ योर एरिया, अ कोऑपरेटिव, मतलब कुछ भी जहां पर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ हो, जहां पर क्लस्टर ऑफ पीपल एक दूसरे के साथ इंटीमेट कर रहे हैं ना, इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारा चीज कहलाएगा रूल। दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटर्न रूल। देखो यहां पर एग्जैक्ट डेफिनेशन आया कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स डेट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या? एक सेट ऑफ रिटर्न रूल है जो कि एक्सेप्टेड है उस जगह के रहने वाले हर एक पीपल से। उस जगह पर जितने लोग रहते हैं दे ऑल हैव एक्सेप्टेड दिस, है ना।
कि उस कंट्री में जो भी एक साथ सब रह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, ये सब को हटाकर, ये सब से कोई लेना देना नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। हम सब एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। रिलीजन, कास्ट, ये सब कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बस बीइंग अ ह्यूमन एक रिटर्न लॉ है, एक रिटर्न रूल्स है जिसे फॉलो करते हैं, यही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन मिल गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। देखो हमारे सोसाइटी में कुछ भी होता है ना प्रॉब्लम, सोशल इम्बैलेंसेस आता है, ठीक है। सोसाइटी में जब अनबैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू आता है या कुछ ऐसा इशू हो जाता है जो सोसाइटी को अनबैलेंस्ड कर देता है, ठीक है, तो हम लोग रेफरेंस कहाँ से लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। लॉ को ही फॉलो करते हैं ना, संविधान को ही फॉलो करते हैं ना। कुछ भी होता है तो सुप्रीम लॉ है ना। कुछ भी होता नहीं हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ या हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ मैं ऐसा करूंगा, बात करते हैं ना हम लोग, तो किसका रेफरेंस लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, है ना। डेट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन्स, जो कि रिलेशनशिप तय करता है सिटीजन्स के बीच में। तो सिटीजन्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? ब्रदरहुड का, है ना। एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में भी ये रिलेशनशिप तय करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज को इंश्योर करता। हमारे देश में इनिशियली 395 आर्टिकल्स थे, है ना। हमारे देश में इनिशियली 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो जो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है ना, रफली मैं समझा रहा हूँ आर्टिकल क्या पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट पॉइंट तो फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल, थर्ड पॉइंट थर्ड आर्टिकल, इस तरह करके, ठीक है। तो इनिशियली कितना था? 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यही सब चीज इंश्योर नहीं करता। हम क्या बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है। जितना पढ़ोगे उतना इसका डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल डेफिनेशन मिलेगा। तुम्हारा खुद का भी सोच से कुछ क्रिएट किया हुआ डेफिनेशन होगा इस बेसिक कंसेप्ट को लेके, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन फॉर्म कर जाएगा, समझे। तो ये बहुत एक्सटेंसिव टर्म है, जैसे जैसे पढ़ेंगे उस तरह और इसका डेफिनेशन समझते जाएंगे। यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, और क्या क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। पहले क्या करता है ये? डिग्री ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे पे हम लोगों को बीइंग अ सिटीजन एक दूसरे पे बिलीव करते हैं, ठीक है। कहीं तुम एब्रोड चले जाओ तो वहां पर पहला इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट करोगे? तुम अगर इंडियन हो, आर यू इंडियन? यस आई एम इंडियन, बस आधा सेटिस्फाइड वहीं पे हो जाओगे कि यार हाँ चलो इंडियन है। तो वहां पर क्या आया? ट्रस्ट आया, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ में ट्यूनिंग, तालमेल बना के रखता है ना, जो कि एक सोसाइटी में साथ रहने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल, हम लोग कास्ट नहीं पूछते हैं किसी का, है ना। वो एक जमाना था, वंस अपॉन अ टाइम, जब कास्ट एंड रिलीजन पूछते थे, ठीक है, फ्रेंडशिप करने के लिए भी। अब क्या है? फ्रेंड मतलब फ्रेंड। तो एक दूसरे का बीच में क्या? कोऑर्डिनेशन। अब तुम सोचोगे कि भाई फ्रेंडशिप को कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना है? तो ऑफ कोर्स लेना देना है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी ये नहीं सिखाया है रिलीजन, कभी नहीं सिखाया है कास्ट, ठीक है। कास्ट रिलीजन कभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया। कास्ट फ्री रिलीजन फ्री कंट्री है अपना, ठीक है। रिलीजन फ्री तो कंट्री है ही, क्योंकि हम लोगों का कंट्री सेक्युलर है। कोई भी स्टेट का एक रिलीजन नहीं है, स्टेट रिलीजन नहीं है। जैसे और बहुत सारी कंट्री में क्या होता है? स्टेट रिलीजन रहता है। तो स्टेट रिलीजन अपना कुछ नहीं है, हम लोगों का स्टेट रिलीजन कुछ नहीं है। तो हम लोग किसी भी रिलीजन को वैल्यू नहीं देते हैं ज्यादा, ठीक है। बीइंग अ रेशनल वन, पढ़ा लिखा इंसान जो हो उसका बात कर रहे हैं। अब तुम सोचोगे कि कहीं पर चले जाए जहां पर लिटरेसी रेट बहुत खराब है, तो वहां आज भी लोग धर्म और जाते पे परेशान है, ठीक है, उससे आगे निकल ही नहीं पा रहे और इसलिए वहां का डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा। तो समझ गए ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह काम करता है। फिर सेकेंड देखो, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, ठीक है। सेकंड क्या है? इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिखा हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो कैसे होगा?
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिखा हुआ, तब ना हम लोग गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं इलेक्ट करके, ठीक है। तो सरकार कैसे बनेगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। फिर कॉमा के बाद है हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस, कौन डिसीजन कौन लेगा, इसका भी सेग्रीगेशन किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट का किया हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का किया हुआ, गवर्नर का है, सीएम का है, पीएम का है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, सबका पावर सेग्रीगेट किया हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही सिखाता है। फिर थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या कहता है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट भी बताता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया तो उसके पास एब्सोल्यूट पावर, नहीं, गवर्नमेंट का पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अगर एब्सोल्यूट पावर आ जाएगा तो पढ़ा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर, और हमारा हम लोगों को राइट्स भी बताता। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास क्या क्या राइट है, ये कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो कैसे बताता है, किस बेसिस पे बताता है, तो हम लोग पढ़ते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, सुने हो ना नाम, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, द लिस्ट ऑफ राइट्स विच इज इंटाइटल्ड टू इट्स सिटीजन, है ना, इट्स सिटीजन। भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार है ना। फंडामेंटल राइट्स आर द लिस्ट ऑफ राइट्स विच इज इंटाइटल्ड फॉर ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए है। तो इससे पता चलता है कि हमारा अधिकार क्या है। उसमें जब हम लोगों को अपना अधिकार पता है तो गवर्नमेंट उसको वायलेट नहीं ना कर सकती जी, गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट वायलेट करेगी तब हम लोग एजिटेट करेंगे कि ये दिस इज आवर फंडामेंटल राइट्स एंड गवर्नमेंट इज जस्ट कर्विंग आवर फंडामेंटल राइट्स। सो देयर इज क्लियर कट डिवीजन बिटवीन द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स, है ना। एंड बीइंग अ सिटीजन वी हैव ऑल्सो ड्यूटीज। बीइंग अ सिटीजन अगर हमारे पास राइट्स है तो ड्यूटीज भी तो होगा, ठीक है। जब अधिकार है तो कर्तव्य भी तो होगा। राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर, ठीक है, याद रखना। कर्तव्य और अधिकार दोनों एक साथ चलता है। हमारे पास सिटीजन, बीइंग अ सिटीजन फंडामेंटल राइट है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑल्सो वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज। अपने देश के लिए कुछ ड्यूटीज है, ठीक है। चलो फोर्थ पढ़ते हैं। बहुत कंसंट्रेट करके, बहुत समझ के पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये सब समझ जाओगे ना तो एसएसटी पे बहुत बढ़िया पकड़ हो जाएगा, बहुत बढ़िया ग्रिप हो जाएगा, समझे। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। व्हाट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी, ये बहुत बड़ा लाइन है कि जो पीपल का एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन मतलब क्या, हम लोगों का इच्छा, वांट्स, है ना। एस्पिरेशन यही ना, हम लोगों का इच्छा जो है, ठीक है। जो पीपल का इच्छा है वो एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए, ठीक है, अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए जो हम लोगों का गुड थॉट है, ठीक है, ये जो है रिस्पेक्टेबल है और कंसिडरेबल है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी पहले बहुत हावी था, ठीक है, तो ये पीपल का एस्पिरेशन बना कि इसको हटाना, वी हैव टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी। सो देयर इज राइट इन फंडामेंटल राइट्स टू एबॉलिश द अनटचेबिलिटी, ठीक है, दैट बिकम्स द फंडामेंटल राइट्स, सो ऑन। उसी तरह बहुत सारा इश्यूज है जो कि आस्ते आस्ते कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात ऐड किया जाता है ना तो उसे टेक्निकल टर्म में बोलते हैं अमेंडमेंट, उसे टेक्निकल टर्म में बोलते हैं अमेंडमेंट। व्हाट, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, ठीक है। आज का तुम लोग ये वर्ड लिखो, बहुत दिन से, काफी दिन से तुम लोग किसी वर्ड का आंसर नहीं दिए हो, ठीक है, तो आज का वर्ड लिखो अमेंडमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमेंडमेंट। क्या आंसर लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब तुम क्या समझते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब तुम क्या समझते हो। अमेंडमेंट के बारे तुम बताओगे मुझे, ठीक है।
व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जोड़ लो, क्योंकि बहुत कोई जब आंसर लिखते हैं तो अमेंडमेंट पिछले बार एक बार दिए थे वेटो पावर का, तो उसको जहां तहां रिलेट कर दिए थे, इंडिया हम बोलने भूल गए थे। तो ठीक है, तो अब की बार एकदम कान खोल के अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे लिखोगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, शाम तक इसका जवाब आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं यहाँ पे टॉपिक में कि ये जो एस्पिरेशन है पीपल का उससे भी फुलफिल करता है। ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशंस का फंक्शन है, ये सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करती है, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से काम करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझा बेकार है, वो सिटीजन बेकार है बिना मतलब का। ठीक है, फिर यहां पर देखो, ऑल कंट्रीज डेट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, और जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो और भी तो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। जब डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी तो होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या? बेसिक सेट ऑफ लॉ, बेसिक सेट ऑफ लॉ, कुछ लॉ का सेट बनाया हुआ है, कुछ लॉ का सेट है। ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री में बना तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है तो दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एज पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये डिटरमाइन होगा। ठीक है, चलो फिर आगे पढ़ते हैं। बट ऑल कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन, बट ऑल कंट्रीज डेट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हर एक कंट्री का जिसका जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जरूरी नहीं हो कि वो डेमोक्रेसी हो, बट जो लोग डेमोक्रेसी हैं उनके लिए जरूरी है कि उनका पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्यों? डेमोक्रेसी है तो वहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल है ना, बहुत तरह के लोग हैं, तो हर एक का अपना अपना प्रॉब्लम है, अपना अपना इशू है। तो वो लोग कैसे सोसाइटी में एक साथ रहेंगे? हाउ वुड दे लिव टुगेदर इन सोसाइटी? हाउ गवर्नमेंट विल फुलफिल देयर एस्पिरेशन, डिमांड? हाउ, कैसे? तो उस कैसे का आंसर सिर्फ एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा। एंड व्हेन वी विल लिव टुगेदर विद द हार्मनी, इक्वालिटी एंड विथ फ्रेटर्निटी, है ना, इक्वालिटी के साथ, हार्मोनी, खुशी के साथ, फ्रेटर्निटी, भाईचारा बनाकर रखे हुए रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तभी एक दूसरे का एस्पिरेशन सोसाइटी में फुलफिल भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग अपने सोसाइटी में रहते हैं तो हर एक का रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में पहुंचता है और हर एक का एस्पिरेशन वहां पर पुट करता है, वहां पर टेबल पे रखता है पार्लियामेंट में, और डिस्कशन होता है, फिर लॉ बनता है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है, और फिर जो लॉ बनता है तो हम लोग सबको ही उसका रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, वो चाहे माइनॉरिटीज के लिए हो या मेजोरिटीज के लिए हो, माइनॉरिटीज मतलब इंडियन माइनॉरिटीज के लिए हो या मेजोरिटी के लिए हो या किसी प्रिविलेज्ड क्लास के लिए हो। ठीक है, हम लोग सबको ही उसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो दिस इज द वे हाउ गवर्नमेंट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ एवरी क्लास। चलो आगे आओ। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, इस जगह पर पढ़ रहे, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रेट ब्रिटेन से जब इंडिपेंडेंस का वॉर खत्म हुआ, मतलब अमेरिका जब फ्री हो गया ग्रेट ब्रिटेन का कॉलोनीज से, तब दे वेर एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, तब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किए। आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग कंप्लीट किए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन, समझे? फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी कंप्लीट किए थे, उसका बारे यहां पर जिक्र हुआ। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेटिक टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तब ये आस्ते आस्ते प्रैक्टिस बन गया कि मतलब एक मैंडेटरी लीगेसी बन गया कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री रहेंगे वहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्यों? बिकॉज सेम वर्ड की पीपल विल have their own aspiration, so how it will fulfill? It will fulfill through the government. Then how government will fulfill this? Government will not know the aspiration of every class, so there is the platform called parliament, legislature,
in which representatives discuss the issues and the aspiration of each classes and the government form the laws for their need। तो इस तरह से काम होता है। ठीक है, देखो एक बार हमको याद है, हम पढ़ा रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन तुम लोग को, तो हम बताए थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो पढ़ रहे उसको हिस्ट्री का चैप्टर मत समझो, उसको हिस्ट्री का चैप्टर मत समझो, वो पूरी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर देखो उस बात को प्रूव कर रहे ना कि जो हिस्ट्री था वो हिस्ट्री था, ये बीता हुआ कहानी था, लेकिन वो बीता हुआ कहानी किस चीज से रिलेटेड था? वो बीता हुआ कहानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, समझे? इसलिए हम बोले थे हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझे ना? वो हर एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, हर एक पर्सपेक्टिव को, वो चाहे इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव हो या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो या सोसाइटी लेवल पे कोई पर्सपेक्टिव हो, ठीक है, या रिलीजन से रिलेटेड कोई पर्सपेक्टिव हो, हर एक पर्सपेक्टिव को जो है हिस्ट्री रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां तक ये समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, इधर कोई देख ले वर्ड लिखा हुआ, ये कार्टून जरूर पढ़ना। ठीक है, ये जो कार्टून पे लिखा हुआ रहता है ना, ये बहुत ज्ञान का बातें लिखा हुआ रहता है, ये बहुत ज्ञान का बात लिखा हुआ रहता है। ठीक है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। दिस इज नॉट फेयर, व्हाट वाज द पॉइंट in having constituent assembly in India if all the basic were already decided। ठीक है, ये भाई साहब परेशान है कि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या जरूरत था, जब सारा बेसिक आइडियाज ऑलरेडी डिसाइडेड था। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है और उसका आइडियाज के बारे। ठीक है, चलो आ गया दूसरा टॉपिक। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए क्या है, कैसे, क्यों बनता है। अब आता मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान किस तरह बना। ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से पढ़ोगे, समझे। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑल्सो ड्रोन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट अ इजी अफेयर। इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत चैलेंजिंग था, क्यों? क्योंकि ये एक तो बहुत बड़ा वास्ट पॉपुलेशन से भरा हुआ, ज्योग्राफिकल एरिया भी बहुत बड़ा है, और यहाँ पे डाइवर्स लोग हैं। डाइवर्स मतलब बहुत रिलीजन के, बहुत कास्ट के, बहुत कल्चरल प्रैक्टिस अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे तो वहां एक से एक ट्राइब्स, उन लोगों का अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिस है। तो हम लोगों को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो कि सबके लिए फिट बैठे, जो सबके लिए फिट बैठे, समझे। तो वाकई चैलेंजेस था कि एक कॉमन बात कैसे निकाला जाए सबके लिए, समझे। अभी तो बना बनाया हम लोगों को मिल गया ना, इसलिए वैल्यू पता नहीं चलता। हम लोग राइट्स का कदर क्यों नहीं करते हैं, राइट्स और ड्यूटी का कदर क्यों नहीं करते, राइट्स एंड ड्यूटी का, पता है क्यों? राइट्स तो हमारा ग्रीड है, ये हमारा ग्रीड है कि हमें राइट्स चाहिए, आजादी चाहिए, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट ड्यूटीज, इतना ही ग्रीड ड्यूटीज के लिए भी दिखाते कि नहीं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मेरा नैतिक जिम्मेवारी है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं अपना भारत देश के लिए ऐसा करूं। तो यहां पर तो पीछे भाग जाएंगे सब कोई ड्यूटीज का जहां बात आ जाएगा। सिर्फ राइट के लिए क्यों? क्योंकि राइट हमारा ग्रीड है, हमारा लालच है, आजादी, ठीक है। और ड्यूटीज का रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये ड्यूटीज हम लोगों को इजिली लिखा लिखा मिल गया है ना, जन्म लिए, पढ़े, क्लास में आए और मिल गया कि अरे यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है तो कुछ ड्यूटीज भी है। तो राइट्स तो बहुत बढ़िया चीज है कि आजादी है हम लोगों को, वगैरह वगैरह, हर एक आजादी, फंडामेंटल राइट्स का। और ड्यूटीज का जिक्र नहीं करते, क्यों? क्योंकि ड्यूटीज में क्या है कि खुद करना पड़ जाएगा ना। और जो हमारे फोर फादर हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो लोग कितना संघर्ष करके ये राइट्स हम लोगों के लिए इंश्योर किए। our forefather has ensured this right for us, they have not enjoyed even, बल्कि वो लोग एंजॉय भी नहीं किए हैं, ठीक है। बुजुर्ग लोग थे, क्या एंजॉय करेंगे? महात्मा गांधी देश आजाद करवा के कितना एंजॉय कर लिए, ये बताओ ना।
30 जनवरी 1948 को तो उनका देहांत ही हो गया, ठीक है, मारे ही गए। तो क्या देश आज़ाद हो गया? तो वो इंजॉय किए, गांधी जी इंजॉय किए हैं कि हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। आज हम लोग जन्म लिए तो फिर इंडिया में जन्म लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया में जन्म लिए हैं। तो इसलिए हम लोगों को राइट्स एंड ड्यूटीज में ना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। और जिस दिन इंडिया का हर एक सिटीजन लोग अपना राइट्स और ड्यूटीज को लेके कंसर्निंग हो गया, सेंसिटिव हो गया, हम लोग का देश बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा फिर। समझे? चलो देखते हैं कब तक होता है ये चीज इंश्योर। तो ये रहा, हमारा देश बहुत ही डाइवर्स था, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफी चुनौती भी थी। एट दैट टाइम, इस जगह पे, एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वेर इमर्जिंग फ्रॉम स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू द सिटीजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वेर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू डेट ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स टू सिटीजन। पहले हम लोग सब्जेक्ट थे और अब सिटीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। पहले हम लोग सब्जेक्ट्स थे और अब हम लोग सिटीजन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सब्जेक्ट्स में क्या होता है? सब्जेक्ट्स और सिटीजन का बीच में क्या अंतर है? सब्जेक्ट्स एंड सिटीजन का बीच में क्या अंतर है? देखो, सब्जेक्ट्स जो होता है उसके पास जो होता है लिमिटेड राइट रहता है, जैसा लोग बोल दिया, ठीक है, जो रूल कर रहे हैं बोल दिए वही फॉलो करना। और जब सिटीजन बन जाते हैं ना, हमारे पास लिस्ट ऑफ राइट्स रहता है, बहुत सारा राइट रहता है, ठीक है। सबसे बड़ा राइट रहता है कि हम लोग का आज़ादी बोलने का और एक्सप्रेशन का, सबसे बड़ा आज़ादी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये था। तो हम लोग सब्जेक्ट से सिटीजन की ओर कन्वर्ट हो रहे थे। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। हम लोगों का पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ? बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, ठीक है। दिस वाज द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। सबसे ट्रॉमेटिक मतलब सबसे परेशान करने वाला एक्सपीरियंस है, चिंतित करने वाला है ना, मेंटली डिस्टर्ब करने वाला है, ठीक है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस क्यों? क्योंकि हमारे देश के जितना भी फ्रीडम फाइटर थे और फोर फादर थे, दे नेवर वांटेड, वो कभी नहीं चाहे कि हमारा देश का डिवीजन हो। और डिवीजन हुआ भी तो किस बेसिस पे? रिलीजियस बेसिस पे, ठीक है, रिलीजियस बेसिस पे, बहुत गंदा रिलीजियस बेसिस पे हुआ। फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। चलो आगे आते हैं। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वेयर किल्ड। सोच लो कितना लोगों का खून बहा। एटलीस्ट 10 lakh people were killed on both sides of border in partition related violence। जब पार्टीशन हुआ तो कितने लोगों का खून बहा? एटलीस्ट 10 लाख पीपल। एटलीस्ट का बात कर रहा है, एटलीस्ट, एग्जैक्ट नहीं, एटलीस्ट, मिनिमम। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वेर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent, ठीक है। ब्रिटिशर्स बहुत दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगा के गया? वो लोग स्टार्टिंग से जब जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कर रहा था ना, ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल इवेंट बता रहे हैं थोड़ा सा, इंडिया का जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, क्लास 8 में पढ़े होगे तुम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, तब ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। इंडिया जब जब कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करता था ना, तो ब्रिटिशर्स इसको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ऑफर करता था बड़ा टेढ़ा रास्ता से। टेढ़ा रास्ता मतलब क्या? कि हिंदू रिप्रेजेंटेटिव अलग कर देते, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देश में जो हिंदू एंड मुस्लिम दो रिलीजन का बीच में टेंशन चल रहा था, ठीक है, पूरा नहीं, ऐसा नहीं, क्वाइट नहीं था कि एक लकीर पड़ गया, ऐसा नहीं था कि एक लकीर इधर खींच दिया गया और इधर एक रिलीजन हिंदू और एक रिलीजन इधर मुस्लिम, ठीक है, इस तरह में नहीं था। एक ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन था। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? इंडियन मुस्लिम लीग। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? इंडियन मुस्लिम लीग। और इंडिया का इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो इंडियन मुस्लिम लीग जो था, ये प्योरली मुस्लिम बेस्ड
आपका ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, प्योरली मुस्लिम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, इन्हीं का डिमांड था पाकिस्तान का, ठीक है। और एक जो था ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस, तो कांग्रेस जो था इसमें हर एक कास्ट हर एक रिलीजन के लोग थे, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी अपर कास्ट लोअर कास्ट हर एक तरह का लोग कांग्रेस में था, ठीक है। तो कांग्रेस जो था ये प्रो इंडिया था, ये सिर्फ इंडिया जैसे है वैसा ही चाहता था। इंडियन मुस्लिम लीग का एस्पिरेशन था कि हम लोगों को पाकिस्तान एक अलग लैंड दे दिया जाए जो कि हम लोगों का मुस्लिम भाई बंधुओं के लिए रहेगा, है ना। तो इस तरह से एस्पिरेशन चलते रहा। तो इस तरह से ये दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में टेंशन में रहे। कांग्रेस चाह रहा था कि भाई सब कोई साथ में मिलकर रहे, हार्मोनी के साथ रहे, जैसे अभी प्रेजेंट भारत में है, ऑल रिलीजन ऑल कास्ट टुगेदर। बट इंडियन मुस्लिम लीग कुछ अलग ही ख्वाब में थे कि इन्हें अलग चाहिए, सेपरेट चाहिए। पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या हो रहा था ना कि जब यहाँ पर दो पॉलिटिकल ग्रुप में टेंशन चल रहा था तब ब्रिटिशर्स इसका फायदा उठाता था। तो ब्रिटिशर्स क्या करता था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इनवाइट करता था ना, तो वो क्या करता था कि हिंदू के लिए सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हिंदू नहीं, कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अलग पर्सपेक्टिव रखता था और जो इंडियन मुस्लिम लीग है उसके लिए अलग पर्सपेक्टिव रखता था, ठीक है। एक बार का कहानी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की चलो आजादी दिया, ठीक है। तो उसमें क्या किया कि मुस्लिम का इलेक्टोरेट्स अलग कर दिया कि मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम को वोट देंगे एंड रेस्ट ऑफ द पीपल विल वोट टू दोज हु वांट। तो ये जो सेग्रीगेशन कर दिया ब्रिटिशर्स, तो यहां से तो और ये गैप बढ़ता चला आया फीलिंग, ठीक है। तो यही फीलिंग आस्ते आस्ते क्या हुआ, मुस्लिम लीग बहुत ऊंचा लेवल तक ले गया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो उसी टाइम में क्या था, प्रिंसली स्टेट। अब आते इस टॉपिक पे, यह भी हिस्ट्री बताएं कि यहां का बात समझ में आए। अब आता प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब वैसा स्टेट